बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोहम्मद अली सतपारा हमारे हीरो, उनके साथ क्या हुआ, बहुत अहम, बड़े खौफनाक, हौलनाक इंकशाफात हैं और मुझे यकीन है कि इसके बाद अब ये इंकशाफात मंजर आम पर आने के बाद इन पर ना सिर्फ तहकीक होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, बल्कि मुझे लगता है कि सज़ा भी होनी चाहिए। और नेपाली कोपहमा और वो कंपनी जो इसमें मुलव्वस है, मैं तो कहूँगा इस तहकीक के बाद, इस इन्वेस्टिगेशन के बाद, ये जो कत्ल किया गया है अली सतपारा उनके साथियों का, इस पर नेपाली कोपहमा जो इनसे पहले K2 पर गए थे उनके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बैन करना चाहिए, उस कंपनी को बैन करना चाहिए जितनी इतनी घिनौनी साजिश की है। मैं आपको बताऊंगा, पूरी तफसील आ चुकी है और कौन सी शख्सियत है जिसने तहकीक की है, कितना उनका तजर्बा है और क्या क्या उन्होंने बीच में अहम चीजें शामिल की हैं, लोगों से बात की है और पूरी चीज वो सामने लेकर आई हैं। मैं आपको बताऊंगा और इस पर मैंने क्रॉस चेक भी किया है, ये सब बातें दुरुस्त हैं। और आपको मैं एक बहुत ही बड़ा अहम इंकशाफ आपको बता दूं कि इससे चंद दिन पहले, यानी अली सतपारा और इनके साथी जब K2 पर गए हैं और ये जब वहां पर पहुंचे हैं K2 पर 8200 मीटर या बॉटल नेक पर, तो इससे तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले नेपाली कोपहमाओं ने तारीख में पहली दफा K2 को सर्दियों में सर किया। अब हैरानकुन बात यह है कि इन्हीं से उन्होंने हिफाजती रस्सी ली थी जो आखिर में जाकर लगानी थी। पहले पॉइंट्स तक सारी रस्सियां जो हैं वो अली सतपारा ने लगाई, ताकि उन रस्सियों के साथ, उन हिफाजती रस्सियों के साथ जो लाजमी होती हैं, हर कोपहमा को उनकी जरूरत होती है और इसी तरह जो टीम पहले जाती है वो लगाकर आती है ताकि फिर पीछे से दूसरे जा सके। मैं पूरी तफसील आपको एक एक जुमला पढ़कर सुनाऊंगा। अब इन्हीं से ली उन्होंने वो रस्सी जॉन स्नोरी से, और जॉन स्नोरी के इन नेपाली कोपहमाओं से ताल्लुकात बहुत बुरे थे, बल्कि आपस में लड़ाई चल रही थी उन्हीं के बिहेवियर की वजह से। अब यह चीज सामने आ रही है कि वो कोपहमा जो तारीख में पहली दफा पहुंचे 2-3 हफ्ते पहले और उन्होंने ये K2 को सर किया, और इसके बाद वो नहीं चाहते थे कि कोई और आकर ये रिकॉर्ड उनका तोड़ दे। और अली सतपारा ही वो शख्स था जिनका इनको शक था, बल्कि यकीन था कि ये शख्स ये काम कर सकता है। तो आखिर में जाकर जहां तक साजिद सतपारा पहुंचे हैं, अली सतपारा का बेटे, वहां से आगे रस्सी क्यों नहीं थी, हिफाजती रस्सी, जिसके बगैर नामुमकिन है K2 को सर करना। और ऐसे लग रहा है कि चूंकि वहां पर रस्सी नहीं थी और फिर इन्होंने जाहिर है वहां पर पहुंचकर ये सोचा कि हम वापस कैसे जाएं, तो उन्होंने अली सतपारा ने अपने बेटे को तो वापस भेज दिया क्योंकि उनको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ रही थी, लेकिन फिर खुद कहा कि हम उसके बगैर ही आगे जाते हैं, जो कि निहायत ही खतरनाक है। कोई भी नहीं करता ऐसे, कोई भी नहीं करता ऐसे, ये तो फिर एक मौत को दावत देने वाली बात होती है। लेकिन चूंकि वहां इतनी बुलंदी तक पहुंच गए थे और वादा खिलाफी की नेपाली कोपहमा ने, मुझे लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन अब लाजमी होगी। अब ये सब बातें छप चुकी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप जरूर इस चीज को पढ़ें, मैं आपको बता रहा हूं और इस पर हुकूमत भी नोटिस ले। शबीना फराज साहिबा है, ये 15 साल से माहौलियात पर लिख रही हैं, इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन है इस पर, इन्होंने माहिरीन से बात की है, उसको छापा है, इस सारे मामले पर एक एक चीज की तहकीक करके नोट किया है। कई फेलोशिप इनको मिल चुके हैं और इसके अलावा कई अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं। तो ये कोई आम शख्सियत नहीं है और पूरा तजर्बा है इनका 15 साल का, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने एक एक चीज, तमाम एविडेंस, शवाहिद को इकट्ठा करके, हर एक की बात टाइम के साथ, तारीख के साथ नोट करके पूरी इन्वेस्टिगेशन की है और जिस नतीजे पर पहुंची है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप सुनिए और किस कदर ये दुख की बात है कि ये तो कि किस तरह प्रोफेशनल जेलसी इसको कहें, हसद कहें, कि कोई और ना ले जाए, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम स्पोर्ट में इतना कंपटीशन है। तो ये नेपाली कोपहमा ने अपनी चूंकि इजारादारी कायम की हुई है, ये नहीं चाहते थे अली सतपारा जिस तरह दुनिया में नाम बना रहे थे और फिर ये कि दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ हो जाए, पाकिस्तान में कोई इस तरह कोपहमा की कंपनी बन जाए। ये सब एक बहुत बड़ा घिनौना खेल नजर आ रहा है। मैं तो आपसे ही अर्ज करूंगा कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप ये सब चीजें पढ़ लें, ये छप चुकी हैं, मैं आपको बता रहा हूं और आप ये सर्च कर सकते हैं शबीना फराज साहिबा की सारी तहकीक अली सतपारा पर। अब ये मैं आपको बताऊं इन्होंने क्या लिखा है। अब बताया जा रहा है कि एक बड़े ऑपरेशन के बाद सरकारी और बाज़ाब्ता तौर पर K2 तस्कीर की सरमाई मुहिम में लापता होने वाले मोहम्मद अली सतपारा और दीगर 2 कोपहमाओं जॉन स्नोरी
और जेपी मोहर की मौत का ऐलान कर दिया गया है। 5 फरवरी को लापता होने वाले इन कोपहमाओं पर क्या गुजरी और वो किस हादसे से दो चार हुए, इस बारे में यकीनन कोई हतमी तौर पर नहीं बता सकता। ताहम तजर्बाकार कोपहमा अपने तजर्बात को सामने रखते हुए और दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर जो राय कायम कर रहे हैं, इस पर मुतल्लिका इदारों को संजीदगी से तहकीक की जरूरत है। आया ये कोई हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश या गफलत थी, इसका तयन बहुत जरूरी है। इस हादसे अगर है तो, अब ये ब्रैकेट में लिखा गया अगर है तो, यानी ये लग नहीं रहा कि हादसा है, ये तो एक साजिश है, एक कत्ल की तरह से है। इस हादसे में 3 इंसानों ने अपनी कीमती जानें गंवाई और साथ ही पाकिस्तान में कोपहमाई या सियाहत के शोबे को भी एक बड़ा धचका लगा। ये ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी साजिश है कि जानें भी गई और पाकिस्तान में सियाहत को और कोपहमाई को, K2 पर कोई फिर दोबारा आए ना खौफ का शिकार हो जाए, इस सब को धचका लगा है। ऐसे वाकयात की शफाफ इंक्वायरी ही पाकिस्तान में सियाहत की सनत की बेहतरी और इस किस्म के हादसात की रोकथाम की जमानत हो सकती है। इस हवाले से हमारी कई कोपहमाओं से बात हुई, वो सब इस पर मुत्तफिक हैं कि इस सारी मुहिम में बहुत से वाकयात गैर मामूली, गैर मुतवक्के या मशकूक कहे जा सकते हैं, जिनकी तहकीकात बहुत जरूरी हैं। अब रस्सी का तनाजा क्या है, सबसे अहम चीज इसी के इर्द गिर्द घूम रही है और यही बातें सबको कोपहमा कर रहे हैं कि ये मामला क्या हुआ है। क्योंकि आप देखिए कि उसके बाद जिस तरह उनको ढूंढने की कोशिश हुई, सब कुछ किया गया, इंफ्रारेड की मदद ली गई, उसमें भी ये सारी बातें हो रही हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सब इस चीजें नोट हुई हैं। अब पाकिस्तान के एक सीनियर आलमी शोहरत याफ्ता कोपहमा नज़ीर साबिर ने K2 और माउंट एवरेस्ट समेत दुनिया की कई बुलंद चोटियां कामयाबी से सर की हैं और इनके कारनामों पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा है। मेरी भी इनसे बात हुई है, अपने प्रोग्राम में भी इनसे बात हुई है ये अली सतपारा के मौजू पर। अब नज़ीर साबिर जो पाकिस्तान के एक बड़े कोपहमा है, नज़ीर साबिर सबसे पहले नेपालियों की लगाई गई रस्सी के हवाले से सवाल उठाते हैं। एक वीडियो में वाज़ेह तौर पर कहते नजर आते हैं कि नेपालियों ने जो रस्सी लगाई थी वो इसका 1-1 इंच उतार कर वापस ले गए। मोहम्मद अली सतपारा की टीम में कौन था जो ये रस्सी लगाता? जॉन स्नोरी फ्रॉस्ट बाइट का शिकार था। अब ये फ्रॉस्ट बाइट क्यों हुई थी, इसमें भी एक साजिश थी, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्रॉस्ट बाइट का जॉन स्नोरी शिकार था। मोहर इतना तजर्बाकार ना था जो इतनी ऊंचाई पर रस्सी लगाता। साजिद वापस आ चुका था, अली सतपारा साहब का बेटा। अकेला अली सतपारा क्या क्या करता? नज़ीर साबिर के तजर्बे को देखते हुए यकीनन इनकी बात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। अब ये देखिए, मेरे पास ये उनका बयान भी मौजूद है। ये देखिए, पता था कि नीचे लोग हैं, नेपाली 1 इंच रस्सी उठा के ले गए हैं। तो आप रस्सी ले गए थे तो किसने लगाया? एक को तो फ्रॉस्ट बाइट हुआ था जॉन स्नोरी को केंट्री में, आप सुन रहे हैं? और दूसरा जो चिलियन था वो कमर्शियल क्लाइंबर था, वो कोई टॉप का क्लाइंबर नहीं था, पैसे थे, पैसे दे के आया था। अली गरीब अकेले इसके कंधों पे सवार होकर वो जा रहे थे, कितनी रस्सी लगाई होगी, ये बेचारा वापस आ गया। तो देयर आर मेनी क्वेश्चन। ये कहना कि समिट पे पहुंचे मुझे कम से कम। ये देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं कि ये बात आप अंदाज़ा लगाइए कि खुद साबिर साहब ये कह रहे हैं, नज़ीर साबिर साहब, कि मैंने आपको सुनवा दिया, आप ये देख सकते हैं, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। पैसे थे, पैसे दे के आया था। ये देखिए, अली गरीब अकेले इसके कंधों पे सवार होकर अली किस तरह अकेले सारा कुछ ले जाता। ये बेचारा वापस आ गया। तो देयर आर मेनी क्वेश्चन। अब वो रस्सी का सवाल उठाते हैं कि जो रस्सी थी, ये देखिए, असल चीज़ है वो रस्सी। दूसरा जो चिलियन था वो कमर्शियल क्लाइंबर था, वो कोई टॉप का क्लाइंबर नहीं था, पैसे थे, पैसे दे के आया था। अली गरीब अकेले तो ये रस्सी किधर गई? अब ये खुद कह रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं कि असल मामला है उस रस्सी का। और ये सारा, ये देखिए, कहते लगाया था 1 इंच उठा के वापस आए हैं। वो इतने चालाक है, तो पता था कि नीचे लोग हैं, नेपाली 1 इंच रस्सी उठा के ले गए हैं। तो आप रस्सी ले गए थे तो नेपाली 1-1 इंच रस्सी उठाकर ले गए। अब आप सुन रहे हैं, ये साबिर सतपारा साहब ये इंकशाफ कर रहे हैं, खुद उन्होंने बताया है कि सारी वो रस्सी नेपाली उठाकर ले गए। अच्छा, मामला
यहां पर ही खत्म नहीं होता कि वो रस्सी ले गए। वो रस्सी उन्होंने ली किससे थी? आप ये भी सुनिए कि उन्होंने वो रस्सी किससे ली? वो जॉन स्नोरी से ली। आप अंदाजा लगाइए, इतने एहसान फरामोश कि वो रस्सी भी उन्होंने जॉन स्नोरी से ही ली थी, अली सतपारा के साथी से। अब एक और कोहपेमा के बारे में बताया जा रहा है कि एक और कोहपेमा और मुहक्किक इमरान हैदर तहीम ने इंतहाई तफसील से रस्सी के हवाले से तमाम इम्कानात का जायजा लिया है। इनका कहना है कि अगर नेपाली कोहपेमाओं के रस्सी ना लगाने से मुतालिक फिलहाल कोई सबूत मौजूद नहीं, तो रस्सी लगाने से मुतालिक भी कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं है। यानी उन्होंने अगर उतारी है तो अगर हम नहीं कहते कि जी पता नहीं उतारी, तो लगाने का भी नहीं है। फिर कहां गई रस्सी? साजिद सतपारा के पास सिर्फ 8,200 मीटर तक की मालूमात है। इसके आगे क्या हुआ इसका इसे भी इल्म नहीं है अली सतपारा के बेटे को। क्या नेपालियों के इस दावे को मिनो-अन तस्लीम कर लेना चाहिए कि उन्होंने रस्सी लगाई थी? अच्छा, अब ये सवाल है कि रस्सी है क्या, कहां लगती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। इमरान हैदर कहते हैं कि जितने भी बड़े पहाड़ हैं इन पर साजो सामान के इस्तेमाल के बगैर कोई कोपहमाई नामुमकिन होती है। सबसे पहले कोपहमाओं की हिफाजत के लिए बेस कैंप से चोटी तक मुख्तलिफ टुकड़ों में मजबूत रस्सी लगाई जाती है। यह कहा जा सकता है कि कोपहमाओं की लाइफ लाइन रस्सी लगाकर बनाई गई एक फिक्स्ड लाइन होती है। पहाड़ की ऊंचाई को मद्देनजर रखकर एक कैंप साइट से दूसरी कैंप साइट तक निहायत मजबूती से एक फिक्स्ड लाइन लगाई जाती है, जिस पर हिफाजत के साथ कोपहमा चढ़ाई करते हैं। यह फिक्स्ड लाइन मंजे हुए कोपहमा लगाते हैं जिन्हें लीड क्लाइंबर कहा जाता है। इन्होंने इस काम के खुसूसी कोर्सेज किए होते हैं। K2 जैसे मुश्किल और खूनी पहाड़ की मुहिम जुई करने वाले तकरीबन तमाम कोपहमा लाजमी तौर पर इतने तरबियत याफ्ता होते हैं कि वो जरूरत पड़ने पर फिक्स लाइन खुद लगाने का माहिर होते हैं। माउंट एवरेस्ट पर कोई और गैर तरबियत याफ्ता कोपहमा भी महज फिटनेस के बलबूते पर क्लाइंबिंग कर सकता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी पर की जा सकती है, लेकिन K2 पर ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तरबियत याफ्ता कोपहमा ही यहां कामयाब हो सकता है। इस साल K2 पर आई हुई टीमों में सबसे पहले जॉन स्नोरी और अली सतपारा की टीम ने ABC एडवांस बेस कैंप यानी 5,300 मीटर से कैंप 3 यानी 7,300 मीटर तक 5 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ये लोग वहां पर पहुंचे हैं। और आप ये देखिए कि सबसे पहले इनका पहुंचना यह भी बड़ा मानी खेज है, लेकिन उसके बाद ये इनके साथ साजिश क्या होती है कि सबसे पहले तो ये लोग पहुंचते हैं और फिर रस्सी भी आप सुनते जाएं कि ये लगाते हैं। ये सबसे अहम बात है। अच्छा, अब देखिए 5 दिसंबर से 13 जनवरी के दरमियान रस्सी लगाई इन्होंने। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि इस साल K2 पर आई हुई टीमों में सबसे पहले जॉन स्नोरी और अली सतपारा की टीम ने ABC यानी एडवांस बेस कैंप यानी 5,300 मीटर से कैंप 3 यानी 7,300 मीटर तक 5 दिसंबर से 13 जनवरी के दरमियान रस्सी लगाई और इसी दौरान खुद को मौसम और ऊंचाई से भी हम आहंग करते रहे, जो कि जरूरी होता है। यानी ऊपर जाते रहे, नीचे आते रहे। नामालूम वजूहात की बिना पर जॉन स्नोरी ने 14 जनवरी की पहली वेदर विंडो यानी बेहतर मौसम जो था 14 जनवरी का, उसको इस्तेमाल नहीं किया। वो बेहतरीन मौसम था ऊपर जाने के लिए और इसी में नेपाली ऊपर चले गए। क्या उन्होंने इनको रोका? और ये सब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जहां इनको फिर फ्रॉस्ट बाइट होगी वहां रुकने की वजह से। अच्छा, अब वेदर विंडो को इन्होंने 14 जनवरी की पहली वेदर विंडो को इस्तेमाल नहीं किया और चोटी की जानिब आगे नहीं बढ़े। जॉन स्नोरी का माजी में नेपाली शर्पाओं से झगड़ा रिकॉर्ड पर है, यह रिकॉर्ड का हिस्सा है, जबकि नेपाली टीम ने इस मौके से फायदा उठाकर 16 जनवरी को चोटी सर करके रिकॉर्ड बना लिया। उन्होंने इससे फायदा उठाया कि जॉन स्नोरी तो नहीं गए, वो 16 जनवरी को जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और उन्होंने सर कर लिया जी, रिकॉर्ड बना दिया हमने। फिक्स लाइन की तनसीब का जायजा ले तो दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ABC से कैंप 3 तक अली सतपारा की लगाई हुई फिक्स लाइन को बाकी तमाम कोपहमाओं ने इस्तेमाल किया, जबकि वहां 7,300 मीटर से आगे यानी आखिर तक 8,611 मीटर K2 की बुलंदी है। 8,611 मीटर यानी K2 की चोटी तक जितनी भी फिक्स लाइन लगाई थी, इसे नेपाली शर्पाओं ने अपने जिम्मे लिया था कि आखिर में हम लगा कर आएंगे। तमाम 10 शर्पाओं ने, ये जो कोपहमा थे नेपाली, उन्होंने अपने अपने हिस्से तकसीम कर लिए थे। इस जिम्न में यकीनन सब कोपहमाओं की बाहमी रजामंदी शामिल होगी। इमरान हैदर कहते हैं कि मुझे कभी यकीन है कि नेपाली शर्पाओं ने अली सतपारा की लगाई हुई फिक्स लाइन जॉन स्नोरी से यह कहकर इस्तेमाल की होगी कि कैंप 3 से आगे जो फिक्स लाइन हम लगाएंगे वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा फिक्स लाइन के मामले में यह बाहमी ताउन जुबानी तौर पर तय किया गया होगा। जभी तो जॉन स्नोरी ने एक मरतबा बातचीत के दौरान बताया था कि डेथ जोन के लिए मुझसे नेपाली शर्पा निम्सदाय, ये उसका नाम भी बता दिया था जॉन स्नोरी ने से अपनी मौत से पहले, कि मैंने निम्सदाय ने 700 मीटर सी ली थी। जॉन स्नोरी कह रहे हैं कि मुझसे
निम्सडाय ने, नेपाली कोपेमा ने 700 मीटर रस्सी ली थी और हम वही फिक्स लाइन इस्तेमाल करेंगे, और उन्होंने कहा था कि हम वही फिक्स लाइन इस्तेमाल कर लेंगे जो मैंने उसको दी है। अब चूंकि जॉन स्नोरी टीम डेथ जोन में लापता हुई है, लिहाजा यह बात वाज़ेह है कि वो नेपालियों की लगाई हुई फिक्स लाइन के रहमो करम पर ही थे। जहां पर वो लापता हुए हैं वहां सिर्फ नेपालियों ही की रस्सी हो सकती थी, जो, और वो भी जॉन स्नो ने जिनको दी थी। यह बात तो तय है कि कैंप 3 से बोटलनेक तक लाजमी फिक्स लाइन लगी हुई थी, क्योंकि अगर ना लगी होती तो साजिद सतपारा बता देते कि रस्सी नहीं लगी थी। उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि कैंप 3 से 8200 मीटर तक जहां पर वो मोहम्मद अली सतपारा टीम को छोड़कर वापस आ गए थे, फिक्स लाइन मौजूद थी। इसके बाद दो अहम सवाल जन्म लेते हैं। पहला सवाल यह कि क्या बोटलनेक से आगे फिक्स लाइन थी या नहीं, और कहीं इस फिक्स लाइन यानी रस्सी को वापसी पर उतार तो नहीं लिया गया था। मोहम्मद अली सतपारा और साथी अब दुनिया में नहीं रहे हैं, लिहाजा इन दोनों सवालों के जवाब अब सिर्फ नेपालियों के पास हैं। साजिद सतपारा के पास इसका जवाब हरगिज नहीं है, क्योंकि वो 8250 मीटर से आगे नहीं गए और जहां से साजिद सतपारा वापस हुए वहां से चोटी तक की फिक्स्ड लाइन नजर नहीं आती। यह जानने के लिए वहीं जाना पड़ता है और जाहिर है कि वहां तक वो गए ही नहीं। अब फर्ज करते हैं कि बोटलनेक से आगे फिक्स्ड लाइन लगाई ही नहीं गई थी और नेपालियों ने वहां से चोटी तक फ्री क्लाइंबिंग यानी फिक्स्ड लाइन के बगैर चढ़ाई की, तो क्या यह मुमकिन है? जी हां, मुमकिन है। बाज़ औक़ात बोटलनेक से ऊपर ताज़ा बर्फ या पाउडर स्नो मौजूद होती है जिस पर चढ़ना आसान होता है। तजर्बाकार कोपेमा वहां से बगैर फिक्स्ड लाइन के निकल जाते हैं, लेकिन यह बहुत कम होता है, क्योंकि अमूमन इस मकाम पर ब्लू आइस यानी पक्की बर्फ होती है जिस पर पांव मुश्किल से टिकते हैं, लिहाजा फिसलने से बचने के लिए फिक्स लाइन जरूरी होती है। इम्कान यह भी है कि 16 जनवरी को जब नेपालियों ने चोटी सर की तो इन्हें वहां नर्म बर्फ मिली, चुनाचे उन्होंने फिक्स लाइन नहीं लगाई। इस जिम्मे नेपालियों की मुहिम पर तबसरा करते हुए आलमी शोहरत याफ्ता रूसी कोपेमा वो अब इस पर कह रहे हैं। इरबॉक डेनिस ने अपने एक बयान में कहा था कि नेपाली उस वक्त खुशकिस्मत तरीन है कि इन्हें बोटलनेक से आगे नर्म बर्फ मिली, मुझे तो हमेशा ब्लू आइस ही मिलती रही है। अब इन दोनों बातों में से सिर्फ एक बात सच हो सकती है कि नेपालियों ने बोटलनेक से आगे फिक्स लाइन लगाई ही नहीं, या फिर पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता कोपेमा नजीर साबिर साहब की यह बात दुरुस्त है कि नेपालियों ने आर्जी तौर पर रस्सी लगाई और वापसी पर उतार ली, और यह बात मोहम्मद अली सतपारा की टीम को नहीं बताई। हालांकि रस्सी इन ही से ली गई थी और वो कैंप 4 तक मोहम्मद अली सतपारा की फिक्स्ड लाइन इस्तेमाल कर चुके थे। इनकी यह बदनीयती अब एक जुर्म बन चुकी है जिसमें 3 तजर्बाकार कोपेमा अपनी जान गंवा चुके हैं, लिहाजा इस हवाले से नेपालियों से पूछगछ जरूरी है। अब इस सूरत हाल में यही लगता है कि जब सतपारा और जॉन स्नोरी टीम वहां पहुंची तो उन्हें मजबूरन रस्सी के बगैर फ्री क्लाइंब करना पड़ा और इसके नतीजे में इम्कान है कि वो फिसलकर गिर गए। इस इम्कान को इस बात से भी तकवीत मिलती है कि जब बोटलनेक सेक्शन पर टीम पहुंची तो यकीनन अली सतपारा टीम की क़यादत कर रहे होंगे और उन्होंने इस इंतहाई खतरनाक सूरत हाल को भांप लिया, और दूसरी जानिब साजिद सतपारा से ही ऑक्सीजन की कमी के बायस साजिद सतपारा पहले ही ऑक्सीजन की कमी के बायस हिज़यानी कैफियत के ज़ेर असर थे और इनका ऑक्सीजन सिलेंडर भी काम नहीं कर रहा था, तो मोहम्मद अली सतपारा ने बेटे की हिफाजत के पेश नज़र इसे वापस भेज दिया। बाप के हुक्म पर साजिद सतपारा ने वापसी शुरू कर दी और कैंप 3 पर पहुंचकर जब इनकी तबीयत बेहतर हुई तो उन्होंने नीचे बेस कैंप पर राबता किया। इन तमाम अफरूजात के हक में फिलहाल कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर किसी हवाले से बाकायदा फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की जाए तो हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं। अब नेपाली कंपनी के नाकिस इंतजामात पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने नाकिस इंतजामात किए थे और जो उनकी जिम्मेदारी थी, कैंप जितने लगाने चाहिए थे उतने नहीं लगाए, और ये लोग दूसरे लोगों के लिए फिर अपने कैंप्स में जगह बनाते रहे, जिससे इनकी नींद भी शायद पूरी नहीं हुई, थकावट का भी शिकार हो गए और फिर इनको यानी बेआरामी में फिर आगे बढ़ना पड़ा। इसकी भी पूरी तफसील है, वो मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में फिर उसका मैं जिक्र कर सकूँ कि वीडियो पहले ही बहुत तवील हो गई है। तो आप अपनी राय का इजहार कीजिए और बताइए कि आगे जो तफसीलात है कि क्या क्या नेपाली ने यहाँ पर गलत किया, उन कंपनी ने गलत किया, उस पर भी क्या आप जानना चाहते हैं, तो उस पर मैं फिर अलग से बात करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।